हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मिट जी का प्रणाम। तो बच्चों, मेरा नाम रविकांत दुबे। तो आगे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, कौन एडवांस है, कौन सिंपल है, कौन पहले आया कौन बाद में, इन सब बातों को समझेंगे। तो पहले बच्चों हम लोगों ने अभी न्यूक्लियस को समझा था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट फ्लूइड होता है, क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। और इन सब बातों को हम लोगों ने समझा था लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो या पहले न्यूक्लियस आया हो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसमें एडवांस न्यूक्लियस आया हो, बाद में न्यूक्लियस बना हो, उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये पहले आने और बाद में मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में सबसे पहला डिफरेंस यही है, न्यूक्लियर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। तो यह हम सीधे सीधे बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, इन सबको बोलते हैं। जैसे ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर वाली लेयर को हम सेल वॉल बोले। सेल वॉल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए जेनेटिक मटेरियल है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर कहते हैं। इसमें देखिए इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थोड़े मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसको देखा था, यूकैरियोटिक सेल को देखा था। वहाँ न्यूक्लियस को देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, थ्रेड लाइक अंदर स्ट्रक्चर भी थे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, या न्यूक्लियोइड कहते हैं, या जीनोफोर कहते हैं। और यहाँ देखिए अंदर मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको प्लाज्मिड भी कहते हैं। ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। और उसमें देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ देखिए बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। और ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको पाइली भी बोलते हैं। ये पाइली है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे डिफरेंट कंपार्टमेंट फॉर डिफरेंट वर्क, या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस के भी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया आते हैं, या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जितने बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, वो सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। और माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया को छोड़ के जितने ऑर्गेनल है वो सब, जितने ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो ये देखिए अब यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में वही बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल को भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक सेल है। एक यूकैरियोटिक सेल में देखिए यहाँ पे भी एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है। वो प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगा, एनिमल सेल होगा तो सेल वॉल नहीं होगा। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये देखिए राइबोसोम है, इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, लाइसोसोम है। तो सारे ऑर्गेनल के चारों तरफ का क्या है आपको देखेंगे तो आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दिखेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं दिखा था। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट से क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए जरा, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बोला जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल होते हैं और ये जनरली लार्ज साइज के होते हैं। स्मॉल साइज ये ध्यान रखेंगे, और ये लार्ज साइज के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो न्यूक्लियस पाया भी जाता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ क्रोमोसोम सिंगल होता है और यहाँ क्रोमोसोम का नंबर एक से ज़्यादा होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है।
यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं। तो अब इसको नोट कर लेंगे, इसका सोल्यूशन भी यहाँ है, इसको आप देख लेंगे और लिख लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल ऑर्गेनल, सेल में जितने फंक्शन है सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल बने हुए हैं, उसको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, और वो सारे यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक रेटिकुलर शेप का जाली के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल मतलब सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, वो सब जैसे मेरी उंगलियां हैं, ये मेरी उंगलियों में सब इंटरकनेक्टेड अगर सिस्टम होता है तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते थे। तो वैसे यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो कि चैनल्स और ट्यूबल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए चारों तरफ के सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम सीधे से बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस, आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाता है। अभी इमेज आगे देखेंगे हम लोग। और ये दो तरह का है, तो RER एक SER। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब बोलेंगे, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और राइबोसोम है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही होता है, और इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये इसका काम क्या होता है कि ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और स्टेरॉयड हार्मोन भी बनाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आपके सामने ये इमेज देखिए, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये सेल है पूरा, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर बाउंड्री से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए, इसको हम निकाल के यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह से इंटरकनेक्टेड बाउंड्रीज है टेढ़ी मेढ़ी, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले। तो अब यहाँ देखिए, इस पे देखिए छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इस पे राइबोसोम नहीं पाए गए तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखिए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में भी थोड़ा फर्क है, और राइबोसोम के पाए जाने और प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे भी फर्क है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इमेज आपके सामने है, और देखते भी जाएंगे, इमेज भी बनाते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन को देख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा होने से फ़ायदा क्या होता है, पहली बार तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, किसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। टेढ़ा मेढ़ा जब भी होगा, आप ध्यान रखेंगे बायो में, तो वहाँ सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दूसरी बात, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम लोगों ने बात किया था, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। उन्होंने पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में कुछ स्पेशल ये डिस्टेंस पे एक स्ट्रक्चर देखा था, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन थोड़ा सा फर्क था, जिसके उन्होंने अपने नाम पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इसीलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला। अब ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये सब मिलके आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये,
इस ये बीच वाले या ये वाले कोई भी एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। मेरी उंगलियों को देखिएगा, मेरी एक उंगली सिस्टर्नी, ये भी उंगली सिस्टर्नी, ये भी उंगली सिस्टर्नी, कई उंगलियां मिलके जो स्ट्रक्चर बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो कई सिस्टर्नी से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके दो फेज होते हैं, जो इधर वाला फेज जो कॉनकेव दिख रहा है उसको सिस फेज बोलते हैं, और इधर वाला ट्रांस फेज है जो कॉन्वेक्स होता है। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। अगर कोई भी प्रोटीन बन के आया तो इधर इसके साथ शुगर को जोड़ा जाएगा, इधर फॉर्म किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, पैक किया जाएगा और ट्रांस फेज से निकाल दिया जाएगा, और निकाल के सेल के बाहर भेजना है या सेल के अंदर भेजना है ये गोल्जी बॉडी ही डिसाइड करता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को मिडिल मैन ऑफ द सेल भी बोला जाता है या ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सिस्टर्नी का, और इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल के थ्रू बना होता है। ये पेरिफेरल रीजन ऑफ सेल में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी कहते हैं। और प्लांट सेल में ध्यान रखेंगे, प्लांट सेल में जो गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बात आती है सर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये लाइसोसोम बनाने में पहली बात तो हेल्प करेगा, और दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो लिपिड और प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ये मिलकर शुगर का फॉर्मेशन करता है, मॉडिफाई करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसो अगर फिलहाल बात करें, गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन मेन कौन इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेन सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। और ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, कहाँ सेल में भेजना है, सेल के बाहर भेजना है या सेल के अंदर भेजना है, ये सारी चीज़ों को कौन डिसाइड करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, इमेज भी बना लेंगे। हम लोग आगे बढ़ने चाह रहे हैं बच्चों लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम क्या होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मतलब जो वाटर के प्रेजेंस में चीज़ों का ब्रेकडाउन करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चीज, देखो हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन, जो किसी के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आपके सामने ये एक इमेज है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अंदर जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पैक होते हैं। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को रखते हैं। मतलब अगर लाइसोसोम होता है किसी सेल के अंदर ये बर्स्ट कर जाए तो पूरे सेल को ही ये डाइजेस्ट कर जाता है, कर सकता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल बूढ़ी हो रही है या सेल वीक हो रही है तो उसमें बर्स्ट करके पूरे सेल को ख़त्म करने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। और दूसरे भी सेल को अगर तोड़ना है, ख़त्म करना है, तो वहाँ भी लाइसोसोम भी सेम काम करता है। इसीलिए लाइसोसोम कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। तो बात करेंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिल के क्या करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुसाइड बैग कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर चीज़ों को क्या डाइजेस्ट करना है, मतलब सेल में साफ सफाई करना। सेल में कोई अनवांटेड चीज़ आ गया उसको मार के ख़त्म करना है तो वहाँ जाएगा, उसके ऊपर अपने एंजाइम को सिक्रीट कर देगा और वो मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सेल के अंदर को कुछ ख़त्म करना है तो भी लाइसोसोम, सेल के बाहर भी कुछ खत्म करना है तो भी लाइसोसोम। इंट्रासेलुलर डाइजेस्टर और इंटरसेलुलर डाइजेशन दोनों में भी हेल्प कौन करता है, लाइसोसोम हेल्प करता है। अंदर कोई चीज़ आ गई उसको ख़त्म करना है, इंजेक्शन उसको डाइजेस्ट करना है तो हमारा लाइसोसोम है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। आप इमेज को भी देखेंगे और ध्यान रखेंगे। ये मेम्ब्रेन है, ध्यान रखेंगे सेल में कोई भी मेम्ब्रेन हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन हो, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या सेल का मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो वो लिपिड और प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो यहाँ देखिए इनलार्ज करके इसको दिखाया गया है, यहाँ भी लिपिड के बाइलेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम जो होता है WBC में, ये जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन है, उसको मार के ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, हमारी सेल में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया आया उसको लाइसोसोम उसको क्या करता है, उसको मारना है WBC को, तो अपने लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेगा और उनको मार के डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा।
नेक्स्ट बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल पे आ रहे हैं हम लोग, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है, ध्यान रखेंगे इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल होता है। यूनिवर्सल ऑर्गेनल इस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों सेलों में पाया जाता है। तो यही एक ऐसा ऑर्गेनल है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता था, जोरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रह के प्रोटीन की सिंथेसिस करता था। तो राइबोसोम की बात करें तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट मिलकर बताता है। और ये राइबोसोम, ये देखिए अच्छा, ये आपको हायर क्लास में बताएगा, फिलहाल ध्यान दीजिएंगे। राइबोसोम जो होते हैं, जैसे आपका 70S है तो 50S और 30S सब यूनिट मिलके राइबोसोम बनाते हैं। लार्जेस्ट सब यूनिट को 50S बोलते हैं और स्मॉलर सब यूनिट को 30S बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपको सामने राइबोसोम DNA प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो कैसे प्रोटीन बनाता है इसके बारे में बताया गया, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हायर क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। तो राइबोसोम का मेन काम आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में भी, और क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, इतना ही।